डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आर के शर्मा मैथ जो पढ़ा रहे हैं और आपके लिए जो चल रही है, जो चैप्टर चल रहा है 1 नंबर का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें हमने बेसिक्स क्लियर किए थे और हम शुरू से जो संख्याओं के नंबर्स के बारे में जो जाना था, नंबर्स के प्रकारों के बारे में जाना था, उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम जाना था। उसके ऊपर अब हमारी जो प्रश्नावली है 1.1, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अपने पास में एक पेन, कॉपी और एक जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसको रखें, जिससे आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा मेरी बुक में से, आप अपनी बुक में से पढ़ना और हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना और आगे हम अपनी चालू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आपको कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ा, सारी बेसिक चीज हम जो क्लियर करके आए हैं, उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपका पहले नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले का पहला दे रखा है 140। तो जैसा कि अभाज्य गुणनखंड मैंने निकालना सिखाया था कि अभाज्य गुणनखंड होता है कि अभाज्य संख्या का भाग देना। तो अभाज्य संख्या का इसमें भाग देंगे 2 का, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा ये। फिर देंगे 2 का, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 6, 1 बजे 2 पंजे 10। अब 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए कहेंगे बेटा वो आ जाएंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 गुणा 2 इस तरीके से लिखेंगे हम 5 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये ही हमारे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का जो सवाल दे रखा है, सेकंड नंबर का आपको दे रखा है 156 जो दे रखा है आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हमको। करो अभाज्य गुणनखंड। तो 156 की क्या हो जाएंगे 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए तो 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर दे देंगे 2 का, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए तो बच गया 1, 2 नाम 18। फिर देंगे 3 का, 3 एकम 3, दिनांक दिया 9, 13 का 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो उसको उसके सिर पे लगा देंगे, 3 मल्टीप्लाई 30। ये आ जाएगा सेकंड का। जैसा कि बहुत ही इजी सवाल ये हमने बेसिक्स में क्लियर कर चुके हैं और बहुत ही आसान सवाल ये हमने करवाया और आप भी तुरंत नोट करते जाना। आप अपने पास में रफ कॉपी रखना और उसमें तुरंत नोट करते जाना और आगे आप भी करते जाना। अगर आगे का क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे दे रखा है 3825। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है 3825, ये क्वेश्चन दे रखा है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3825 के। तो देखो किसका दे 3825 में जोड़ ले इन अंकों को और जोड़ने के बाद में अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो जोड़ेंगे तो इन संख्या में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद में 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 ज्यादा हो गया तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर देंगे 3 का जा रहा है क्या देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसमें जाएगा 5 का, 5 40 पचम 25। फिर देंगे 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया ज्यादा, 5 एकम 5,
3 बज गया 5 सत्ते 35। अब आएगा 17 एकम 17। तो इसके जो हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। जैसा कि आपने अगर करने की कोशिश की होगी तो ये आंसर हमारा आएगा। बहुत ही अच्छा अगर आपने कोशिश की है तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल लेंगे। और 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, एक और करवा देता हूँ, फिर लास्ट का जो 5वें नंबर का रह जाएगा उसको आप करने की कोशिश करेंगे। अगला दे रखा है 5005 का, ये बता देता हूँ। अगला दे रखा है 5005 का, दूसरे नंबर 4th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 5005। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकालो बहुत ही आसान तरीके से। जिस प्रकार से हमने 3 निकाले, ये चौथा भी निकाल देंगे। 5005 में देंगे हम तो 5 का दिया, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। अब इसमें देखते हैं 7 का। 7 का देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो गया तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, ये 143 हो गया। अब इसमें देंगे 11 का, 11 एकम 11, 11 दूना 22 ज्यादा हो गया तो 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तिया 33। अब जाएगा इसमें 13 का, 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरीके से ये बहुत ही आसान सवाल फर्स्ट नंबर का, क्योंकि हम बेसिक्स के जो क्लियर करके आए हैं, जो फंडामेंटल जो पीछे की जो बेसिक्स जो क्लियर किए थे उनको उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन है। तो जैसा कि 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक लास्ट बचा है पहले का जो है 7429, इसको आप खुद करने की कोशिश करना। अगर नहीं आता तो कमेंट में हमको बताना, मैं आपका कमेंट चेक करूंगा और चेक करने के बाद में तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। हम आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें, मैं अपनी बुक में देखता हूँ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने सीखा था कि एचसीएफ होता है कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएंगे उनके जो छोटी घात होगी उनका गुणनफल ही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है कि जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सभी गुणनखंडों का, सभी अभाज्य गुणनखंडों का जो सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इस प्रकार से हम एलसीएम और एलसीएम निकाल लेंगे। इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो संख्याएं दे रखी होती हैं और उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमको सेकंड नंबर के क्वेश्चंस में हमको जांच करना है कि क्या ये ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन 26 और 91। पहले तो इनकी एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो दी गई संख्या कौन कौन सी है? 26 और 91, 91, 26 और 91। इनके पहले क्या निकालने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालो 26 का तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 का भाग जाएगा 13 में, क्यों कि ये एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 91 का निकाला हमने। 91 में 10 का 3 का तो जा नहीं रहा, 4 का हम देंगे नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का नहीं जाएगा, 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज्यादा हो गया, 7 एकम 7, बच गया कितना? 2, 7 या 21। अब देंगे 13 का, 13 एकम 13। इस प्रकार से गया। उसके बाद में इसकी जो इनको अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे 2 × 30 और ये आ जाएगा 91 का 7 × 30। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड निकला है। अब मैंने अभी जो तुरंत पहले बताई परिभाषा एचसीएफ की, कि एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? एचसीएफ की परिभाषा होती है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ इसमें जो गुणनखंड आ रहे हैं वो एक आ रहा है केवल 13, और इसकी जो सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का मतलब केवल कितनी घात आ रही है? 13 एक बार आ रहा है तो एक ही घात होगी इसकी। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी घात होगी उसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बेटा कि जो सभी जो गुणनखंड है अभाज्य, जो सभी गुणनखंड कौन कौन से? 2, 7,
और 13। ये जो सभी गुणनखंड है, ये सभी गुणनखंड ही क्या होंगे हमारे, सभी गुणनखंडों की जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात होगी सभी गुणनखंडों की, वही हमारा क्या होगी, एलसीएम होगी। तो देखो अब सभी गुणनखंड कौन कौन, 2, 13 और 7, 2, 13 और 7, इसकी जो अधिकतम घात सब पे एक एक आ रही है, एक एक आ रही है। तो 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 13, 13 कम 13, 13 26, 13 13 चौक 52, 5 13 कम 13 और 5 182, इसका जो एलसीएम आएगा 182 आएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले निकाला एचसीएफ और फिर निकाला एलसीएम। इसके अब आगे जो आपको क्वेश्चंस दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का किसके बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा एचसीएफ और मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, इस तरीके से। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 19, और एचसीएफ और एलसीएम कितना है हमारा 182 और एलसीएम आया 182, एलसीएम आया 30। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्याएं आएंगी वही हमारा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसके देखो 13 कम 13, 13 दूना 26, 26 की 6 हासिल 2, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 दूना 40, 13 चौक 52, 53 65, 13 76, 13 7 91, 13 8 104, तो 13 8 104 6 हो गया, 10 आ गया, 13 कम 13 और 23, इसका जो आंसर आएगा 2366, ये 2366, इधर भी मल्टीप्लाई करने पर 2366 आएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करने पर 2366, 2366। इस तरीके से दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान, हमने बेसिक जो किया था उसी के आधार पर है। अगला हम क्वेश्चंस करते हैं 17 23 510 और 92 का, इसको मिटा दूं। आगे जो दे रखा है 510 और 92, इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 510 का, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालो और 92 का भी निकालो। तो इसमें 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, 1 बजे 2 बजे 10, 1 बज गया 2 पंजे 10, फिर किसका जाएगा 5 का, 5 25 और 5 एकम 5, 3 का 2, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर जाएगा 17 एकम 17। 92 में 2 का दिया, 2 चौकी 8, 9 में से 8 गए, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, उसके बाद में 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, फिर देंगे 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 दिया 6 और 23 का तो 1। तो इसके जो गुणनखंड आ गए 510 के क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और इधर आ गया 92 का क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो इसकी जो 2 बार आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा। अब इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम, एचसीएफ तो क्या आ रहा है, वेनिस्ट केवल 2, क्या आ रहा है 2, और इसकी जो निम्नतम घात क्या है 1, निम्नतम घात क्या है केवल 1, निम्नतम घात वाले को लेंगे हम। एचसीएफ में क्या कह रखा है मैंने कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घात का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो जब सारी जो अभाज्य गुणनखंड है, सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं, पहले तो ये देख लो 2, फिर आ रहा है 5, फिर कौन सा आ रहा है 3, 2 5 3 17, और आ रहा है
23। इस तरीके से आ रहे 2, 5, 3, 17 और 23। अब इसमें देखो सबसे अधिकतम घात का गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 की घात कितनी बार आ रही है, 2 की अधिकतम घात क्या आ रही है, तो 2 की अधिकतम घात आ रही है 2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की अधिकतम घात हो जाएगी 2। 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी 2, क्योंकि अधिकतम घात का ही गुणनफल क्या होता है, एलसीएम। तो इसका मतलब यहाँ 2 को कितनी बार लेना, 2 बार। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। इस तरीके से इसको करेंगे। 5 चौका 20, 17 कम 17 17 51, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1020 गुणा 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो 0 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 0 2 एकम 2। ये आ रहा है 23,660। ये हमारा आंसर 23,000। 4 गुणा 5, 5 का 20, 17 को 17 17 51 मल्टीप्लाई 23, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 आ गया, 23 आ गया, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 आ गया, ये 2 दूनी 4, यहाँ 4 कर लेना बेटा, ये 4 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 23,460। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 का, दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों एचसीएफ और एलसीएम का 23,460 मल्टीप्लाई 2, दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल करने पर क्या आएगा, दोनों संख्याएं बराबर आएंगी। मैंने जैसे कि बता रखा फॉर्मूला। तो इसका आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 1 2, हाथ से 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 4, ये आएगा 40,920। तो इधर भी 40,000 मल्टीप्लाई करके देखना, तो 40,920 ही इधर भी आएगा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन करवा दिया। 3 क्वेश्चन है इसमें, 2 मैंने करवा दिए, 1 आपका रह गया है, उसको आप होमवर्क में करना। आगे करेंगे हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन। आप अपनी नोटबुक में देखें, मैं मेरी नोटबुक में देखता हूं, और फिर इसको दोनों ही मिलकर करने की कोशिश करते हैं। कुछ आप कोशिश करो, कुछ मैं कोशिश करता हूं, दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी से होगा। तो देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही अभाज्य गुणनखंड विधि है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। इसमें तो केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमको। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन, 12 15 21, 12 संख्या दे रखी है, 12 15 और 21, 12 15 21। इसके क्या निकालने हमको, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ की तो परिभाषा बोलते बोलते आपको भी याद हो गई होगी, आपको भी समझ में आने लग गई होगी कि एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है कि अवयनिष्ठ गुणनखंडों के सबसे छोटी घात का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल एलसीएम होता है। तो देखो हम निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, पहले तो इनके क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 छिक्की 2 तिया और 3 एकम। अब 15 के निकालो, 15 के निकालेंगे तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब 21 के निकालो, 21 के निकालेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, 12 के आए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम 2 की पावर 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। 15 के जो निकल के आए वो निकल के आए 3 गुणा 5,
और 21 के जो निकल के आए वो निकल के आए 3 गुणा 7। अब इसमें से जो HCF होगा, HCF जैसा कि मैंने अभी अभी परिभाषा बताई कि HCF क्या होगा कि सभी ओवेनिष्ट गुणनखंडों का सबसे छोटी घात का क्या होगा, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो ओवेनिष्ट गुणनखंड कौन सा आ रहा है, ओवेनिष्ट देखो जो तीनों में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। तो 3 ओवेनिष्ट गुणनखंड है और इसकी सबसे छोटी घात क्या है, केवल एक ही है। और एलसीएम जो आता है वो एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का, सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात का गुणनफल। तो सभी अभाज्य गुणनखंड कौन से दे रखे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड लिख लो सभी, 2 3 5 और ये 2 3 5 7। अब इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घात जिसकी होगी उसी को लिखते जाएंगे, मतलब घातें अधिकतम वाली लिखेंगे। तो इसकी 2 की पावर घात कितनी है, 2, तो 2 की पावर लिखेंगे 2। अब यहाँ 3 की सभी पे एक घात है तो ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 420। ये एलसीएम आ गया हमारा और 3 हमारा एचसीएफ। इस तरीके से ये बहुत ही आसान सवाल एचसीएफ और एलसीएम निकालने के पहले क्वेश्चंस में भी निकाला, बेसिक्स में भी हमने किया, सेकंड क्वेश्चन में भी एचसीएफ एलसीएम निकाला, थर्ड क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आप उतारते भी जाना मेरे साथ साथ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वही एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 17 23 और 29 29 17 23 और 29। वही अभाज्य गुणनखंड निकालो पहले। 17 के निकालेंगे, 17 का तो एक बार ही जाएगा, 23 का भी मुझे आशा लगता है कि 23 का भी एक बार जाएगा और 29 में एक बार जाएगा। किसी और संख्या का मुझे लगता नहीं है जाता है। तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड आगे 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के जो आगे 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 के जो आएंगे 29 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आ गया 1 1 1। तो एचसीएफ जो निकलेगा हमारा, एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकल के आएगा हमारा कि जो सबसे छोटी घात का ओवेनिष्ट गुणनखंडों में, तो एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा जो सभी घातें दे रखी है, सभी गुणनखंड दे रखे हैं उनका अधिकतम घात का गुणनफल। तो ये आ जाएगा कौन कौन से दे रखे, 17 23 और 29, 17 23 29। तो 17 23 29 इसका मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11339। यही हमारा एचसीएफ एलसीएम। आप कर लेना मल्टीप्लाई, पहले 17 गुणा 23 कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका 29 से गुणा कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा 11339 आंसर आएगा। ये हमारा एलसीएम होगा और ये एचसीएफ होगा, यही हमको निकालना था। जैसा कि आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। और मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं एक क्वेश्चंस आपके लिए घर से करने के लिए देता हूँ, तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 8 9 25 का आप निकाल के देखना क्या आता है इसका। आगे 4th नंबर का क्वेश्चन जो आपको एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम दिया है 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने इसमें बेसिक्स में ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। और आप अगर नए विद्यार्थी जो हमसे जुड़ रहे हैं वो पीछे की जो वीडियोज हैं, जो पीछे
पीछे की सीरीजें शुरू से ही आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हमने पीछे की जितनी भी सारी वीडियोज हैं उनमें हमने बेसिक पूरा कवर करवा रखा है। प्राकृत संख्या, नंबर से लेके संख्या क्या कहते हैं, अंकों के द्वारा संख्याएं जो बनती है, सारी चीजें हमने एक एक बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी के जैसे देखते हैं ना, उसी के आधार पर इसी प्रकार से हमने पढ़ा रखा है। अगर नए विद्यार्थी जो भी डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं कोशिश करना कि पीछे की जितनी सारी वीडियोज हैं उनको देखें, उसके बाद में ये आपको आसानी से बहुत ही बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस लगेंगे और बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। आगे का ये 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने जैसे कि बताया कि मैंने जब बेसिक पढ़ा रखे हैं तो उसमें मैंने करवा रखा है, आप उसमें चेक करना। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप हमको बता देना, मैं आपको उसको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो संख्या 6n शून्य पर समाप्त कब होगी, तो संख्या जो होगी, संख्या के जब गुणनखंडों में जब 2 और 5 जहां जोड़े में दिखाई दे जाएं, 2 और 5 जहां जोड़े में दिखाई दे जाएं, वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। जैसे 5 दूनी 10 होता है, तो ये 10 से विभाजित होगी जो संख्या, उसी में ही क्या दिखाई देगा, शून्य दिखाई देगा। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ दी गई संख्या क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाँ 5th नंबर। तो यहाँ दी गई संख्या क्या है, 6n। यहाँ दी गई संख्या 6n है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। देख लेंगे हम कि यहां दी गई संख्या क्या है, 6n है, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या। अब 6n को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n को हम बाहर घात लगा सकते हैं और 6n के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आते हैं, या तो 1 गुणा 6 आएगा, इसको नहीं लेंगे, 1 आएगा, 2 3 6, इससे अधिक कोई गुणनखंड आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 गुणा 3 इसके गुणनखंड आ गए। अब इसमें बताओ क्या ये इसमें गुणनखंडों में 5 कहीं दिखाई दे रहा है कि आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 गुणनखंड अनुपस्थित है। 5 गुणनखंड अनुपस्थित है, इसलिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि गुणनखंडों में क्या चाहिए, गुणनखंडों में चाहिए कि 6n अंक शून्य पर कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 का जोड़ा दिखाई दे, तो वह संख्या किस पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। और जैसा कि हमने देखा कि गुणनखंडों में 5 क्या है, 5 गुणनखंड अनुपस्थित है, तो इसलिए संख्या 6n पर शून्य पर समाप्त, 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप उतार भी सकते हो, इतना टाइम आपको मेरे को लगता है तो आपको भी उतार सकते हो। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, वो पढ़ते हैं। आप अपनी बुक में पढ़ो, मैं मेरी बुक में पढ़ता हूँ और दोनों मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आसान हो जाएगा।
संगठन में शक्ति होती है। तो हम अगला क्वेश्चन, सेक्शन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मुझे हिंदी पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 7 गुणा 13 जोड़ 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जोड़ 5, इस तरीके से पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और एक 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो आजकल हिंदी इंग्लिश का जमाना है, पर लेकिन कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसको। तो व्याख्या कीजिए। इसको हमें बताना है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो भाज्य संख्याओं के बारे में जैसा कि मैंने बेसिक्स में बता रखा है कि भाज्य संख्या क्या होती है बेसिक्स में। तो भाज्य संख्याएं बेसिक्स में मैंने बता रखा है कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं और अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, और अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसको चेक करते हैं। तो इन संख्याओं को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये दे रखा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इस प्रकार दे रखी है। तो इसमें देखो, इसको 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, 13 को हम ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन लिया बेटा, तो ये रह गया 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ रह गया 1 प्लस 1। तो अब यहां से ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 11 7 77 हो गया, और प्लस बन गया 1। ये हो गया 13 मल्टीप्लाई, ये हो गया 78। 78 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 9 9 और 13 एकम 13। तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई इस 78 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि प्रमेय क्वांटिक कहती है। 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ इस संख्या के मैंने बताया था कि अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके केवल कितने गुणनखंड होंगे, 2। और भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। यहाँ तो गुणनखंडों की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ 3 से ज्यादा, यहाँ 3 से ज्यादा गुणनखंड, यहाँ 3 से ज्यादा गुणनखंड विद्यमान है, यहाँ 3 से ज्यादा गुणनखंड विद्यमान है। इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये हमको सिद्ध करना था कि ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो पहली संख्या तो हमने सिद्ध कर दी। अब दूसरी संख्या को देखिए। दूसरी संख्या क्या कह रही है? तो दूसरी संख्या को लिखते हैं हम दूसरी संख्या को लिखते हैं। दूसरी संख्या आपको दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये भी एक भाज्य संख्या है? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है। तो 5 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बेटा
7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये आ जाएगा प्लस 1। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ गया 5 गुणा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे 7 6 42, 4 3 12 और ये आ जाएगा 2 प्लस 1। ये आ जाएगा 5 गुणा 42 गुणा 24 प्लस 1। ये आ जाएगा 5 गुणा, अब ये 5 गुणा 1008 और ये क्या हो जाएंगे 1009 और इसके हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर भी जो इस संख्या के जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो कितने निकल के आ रहे हैं? 3 निकल के आ रहे हैं। और मैंने भाज्य संख्या के बारे में बताया था कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो तो वह संख्या तो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ इस संख्या के लिख देंगे, यहाँ इस संख्या के कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड विद्यमान है, 3 अभाज्य गुणनखंड विद्यमान है। इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या है, यह संख्या भी भाज्य संख्या है। दोनों संख्याओं को जिस प्रकार से हमने देखा, सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, भाज्य संख्या। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, दोनों कर दिया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बड़ा है दिखने में, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल हलवा आएगा, बिल्कुल आसान आएगा। आपको बिल्कुल भी दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार क्वेश्चन पढ़ें और इसको चुटकियों में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो कि किसी के खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एक सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। इस प्रकार से एक वृत्ताकार चक्कर है, और वो यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, तो उसको तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वे जब प्रारंभिक स्थान पर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो वापस ये यहाँ पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो ये इन दोनों का जो एलसीएम होगा उस समय के बाद में ही ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिलेंगे। और एलसीएम निकालना हमने सीख रखा है। तो सोनिया को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट, तो 18 मिनट का भी क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और जो रवि को टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 मिनट। तो 12 मिनट और 18 मिनट का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालो पहले। 18 का, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है शायद, हाँ 7 नंबर का है। 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब 12 के भी निकालेंगे, तो 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2। और यहाँ जो आएगा 12 का, ये आएगा 2 गुणा 3, तो यह जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3। जो एलसीएम जो होता है बेटा, एलसीएम होता है सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का अधिकतम घात का गुणनफल। तो सभी गुणनखंड कौन कौन से, 2 और 3 ही आए, और 2 और 3 का अधिकतम घात कौन कौन सी, अधिकतम घात यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36। अतः वे यहाँ आ गए 36 मिनट। अतः वे
लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः वे 36 मिनट के बाद उन्हें, अतः वे 36 मिनट के बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वे 36 मिनट के बाद कहाँ मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जिस प्रकार से हमने जो बेसिक्स पढ़े थे उसी के आधार पर बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिए। क्वेश्चन 1.1 हाल खत्म हो गई। क्योंकि हमने बेसिक जो 2-3 वीडियोस हमने पढ़ी उनमें ही सारी चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार करा दी है क्योंकि आपको ये लगता है कि सर ने प्रश्नावली 1.1 नहीं कराई है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। और पीछे की अगर जो नया बच्चा जुड़ रहा है, मैंने बीच में बोला कि उसको एक बार पीछे की वीडियो देखने की जरूरत है, और आप उसको देखोगे तो समझ में आएगी। समझ में नहीं आती है तो हमको कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोज, हमारी पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। जितना जोश के साथ में हम पढ़ा रहे हैं, आपका भी जोश अगर हमारे साथ में होगा तो हमें पढ़ाने में और भी मजेदारी होगी, हम और अधिक आपके लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।